चलिए, अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्टार्ट। वालेकुम सलाम सर। लास्ट टाइम जो है वो हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था। ये एक एग्जांपल थी 7.1, और इसको हमने कवर कर लिया था। अच्छा, इसमें ये था कि हमने जो डिफरेंशियल यहाँ पर देखा वो था सिंपल ओवर करंट रिले के साथ, यानी जो रिले आर इस यहाँ पर उसने ये लगाई हुई है, ये एक सिंपल ओवर करंट रिले है, लेकिन सर्किट जो है वो 87 है। ठीक है, तो यानी ये चूंकि फर्स्ट 7th चैप्टर है ना, तो इसमें ये स्पेसिफिकली बता रहा है कि एक सिंपल ओवर करंट रिले, और अगर आप डिफरेंशियल या परसेंटेज डिफरेंशियल रिले बाकायदा से ऐसी यानी आप रिले इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें रेस्ट्रेंट कॉइल्स हैं और ऑपरेटिंग कॉइल है, तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक सिंपल ओवर करंट रिले को अगर आप डिफरेंशियल सर्किट में लगाएं तो भी काम चलता है, जैसे हमने एग्जांपल 7.1 में देखा है। लेकिन एग्जांपल 7.1 में हमने कोई भी एरर्स या कोई भी लिमिटेशंस को हमने कंसीडर नहीं किया। तो अब आगे वो ये बता रहा है कि वो कहता है कि actually however the cities will not always give the same secondary current for the same primary current। ठीक है, कि वो कहता है कि बेशक आप के सिटीज़ जो हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं, जैसे जनरेटर की एक इस साइड पर और एक इस साइड पर सिटी लगा हुआ है, तो वोल्टेज लेवल का भी फ़र्क नहीं है जनरेटर के केस में। तो लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि सिटीज़ जो हैं वो दोनों जो सिटीज़ हैं वो एक जैसा करंट नहीं देंगे। अब वो यहाँ पर वही चीज़ें डिस्कस कर रहा है जो हमने एक्चुअली अगले चैप्टर में ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। बहरहाल एक दफ़ा इनको हम पढ़ लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इवन इफ द सिटीज आर कमर्शियली आइडेंटिकल, बेशक वो कमर्शियली उनका टर्न्स रेशो सेम भी है, तब भी वो सेम प्राइमरी करंट कभी भी नहीं देंगे, बिकॉज इस तरह की चीज़ है ना जो हम जनरली पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो आइडियली डिज़ाइन नहीं हुई। और तो द डिफरेंस इन द सेकेंडरी करंट even under the steady state load conditions can be caused by the variations in the manufacturing tolerances। यानी कि अगर हम फॉल्ट स्टडी या ट्रांजिएंट स्टडी को ना निकाल ही दें कि हम अभी ट्रांजिएंट स्टडी नहीं देख रहे, सिंपल स्टेडी स्टेट लोड कंडीशन देख रहे हैं जिसपे सिंपल लोड चल रहा है, तो उस पर भी वो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस की वजह से वेरिएशंस आती हैं, एंड इन द डिफरेंस इन द सेकेंडरी लोडिंग के जो सेकेंडरी का जो बर्डन होता है जिसको हम सिटी बर्डन कहते हैं, उसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क रह जाता है। और वो कैसे कि बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होंगी लेंथ्स ऑफ द लीड्स टू द रिले। फिर इसी तरह से अनइक्वल बर्डन्स ऑफ मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट मे बी कनेक्टेड इन वन और बोथ ऑफ द सेकेंडरीज, तो मे बी यानी इंस्ट्रूमेंट्स का फ़र्क आ जाता है। तो what is more likely, however, is the error current that can occur during the short circuit conditions। तो यहाँ तक ये जहाँ तक उसने लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स मीटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट करंट बनाती हैं। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस आ जाती हैं। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में जो टॉलरेंस रह जाती है। फिर इसी तरह सेकेंडरी की लोडिंग का फ़र्क आ जाता है, ये सेकेंडरी बर्डन, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अनइक्वल लेंथ्स ऑफ द लीड्स टू द रिले, अनइक्वल बर्डन ऑफ मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये है स्टेडी स्टेट। उसके बाद वो ये कहता है कि अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में देखा जाए तो वैसे ही एरर जनरेट हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांजिएंट कंडीशन है। तो वो कहता है कि सिर्फ ये बात नहीं है कि करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, बिकॉज करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने से हमें क्या होता है कि सिटी सेचुरेशन में जा सकता है, या सिटी सेचुरेशन में चला जाता है इफ़ इट इज़ नॉट बीन केयर्ड कि ये फॉल्ट का सिटी है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एक फॉल्ट का सिटी और एक मीटरिंग का सिटी है। तो अब अगर हम फॉल्ट की बात कर रहे हैं तो बेशक फॉल्ट वाला सिटी भी है, तो एक कॉज तो ये बन जाती है कि करंट की मैग्नीट्यूड किलो एम्प्स में होती है। जैसे हमने देखा था 3 फेज करंट का मैग्नीट्यूड इवन 9 किलो एम्प्स तक भी चला जाता है।
ठीक है, वो कहता है कि बट देयर इज द पॉसिबिलिटी आल्सो ऑफ द डीसी ऑफसेट, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों सिटीज जो हैं उनका सेम रेस्पॉन्स नहीं होता। तो फॉल्ट कंडीशन में दो चीज़ें हमारे सामने आई, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा फिर उसका डीसी ऑफसेट, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। तो कहते हैं कि दिस डिफरेंस फ्लोज टू द रिले, और एक अगर हम सिंपल ओवर करंट रिले लगाएं तो वो इन एरर्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकती एज कंपेयर टू द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, जिसमें आपको डेडिकेटेड दो कॉइल्स या यानी कि तीन कॉइल्स मुश्तमिल रिले होगी, दो रेस्ट्रेंट कॉइल्स ईच टू द वन सिटी एंड वन इज द ऑपरेटिंग कॉइल। यानी अब हमने सर्किट भी डिफरेंशियल का बनाया है, मगर रिले को भी हमने जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है ताकि एरर्स को हम एक्सक्लूड कर सकें। हर करंट के लिए रिले ना चले, बल्कि कुछ परसेंटेज डिफाइन कर ली जाए, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। तो ये कहता है कि जो है, अच्छा, फिर वो कहता है द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले जो है दैट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जैसे हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो द डिफरेंशियल करंट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस रिले कैन आइदर बी अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल परसेंटेज ऑफ द करंट इन द रेस्ट्रेंट वाइंडिंग। ये थोड़ा सा एक जरा डिफरेंस है, और ये वो यहाँ ग्राफ से बता रहा है। यहाँ हम अगर ग्राफ को देखें तो वो कहता है कि दो तरह की परसेंटेजेस होती हैं, एक वेरिएबल परसेंटेज भी होती है और एक कांस्टेंट होती है। तो जो वेरिएबल परसेंटेज होती है ना, उसका पिकअप थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप थ्रू करंट 7 देखें, ठीक है, अगर हम 7 को फिक्स कर लें कि 7 इज़ आवर थ्रू करंट, तो आपकी अगर कांस्टेंट परसेंटेज वाली रिले है तो उसका पिकअप 0.7 बन रहा है, और अगर आपका वेरिएबल परसेंटेज वाली रिले है तो उसका पिकअप थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। तो बहरहाल ज़ाहिर बात है, जिसमें वेरिएबिलिटी या रखी गई है तो उसमें उसका यानी आप जैसे पोटेंशियोमीटर होता है ना, कि तो उस वजह से कोई ना कोई एक यानी आप यूँ कह लो कि मैन्युफैक्चरिंग में एक सिलेक्टर वाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि उसमें पिकअप में थोड़ा सा फ़र्क या डिफरेंस ला रही है। जैसे मतलब आप इसको वेरिएबल से मुराद ये है कि कंटिन्यूअस, वेरिएबल से मुराद आप कंटिन्यूअस कंसीडर कर सकते हो, और कांस्टेंट या फिक्स से मुराद ये है जैसे 10, 20 एंड 40। यानी अगर आप एक रिले लें तो उसमें अगर आपको डिस्क्रीट लेवल्स मिल रहे हैं ना, तो वो कांस्टेंट परसेंटेज रिले है, 10, 20 एंड 40। और वेरिएबल से मुराद ये है कि 10 से 20 तक यू हैव जो है अपना स्पेक्ट्रम अवेलेबल या परसेंटेज अवेलेबल। तो उसमें फिर उसकी जो पिकअप है वो कहता है कि वो होगी तो सही चीज़ अवेलेबल, मगर उसकी पिकअप में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बहरहाल, लेकिन उसमें हमें वेरिएबल भी तो मिल रहा है ना, ये बात भी तो, हमें डिस्क्रीट लेवल भी तो नहीं मिल रहा। तो बहरहाल वो यहाँ पे फिर मिसाल भी दे रहा है। वो कहता है कि लेट से अगर आपका थ्रू करंट जो है वो 20 एम्पेयर का है, ठीक है, और 10% आपकी फिक्स्ड परसेंटेज है, तो ये 2 एम्पेयर इसका पिकअप बन जाएगा, ठीक है। 2 एम्पेयर जो है वो इसका पिकअप बन जाएगा। 2 एम्पेयर इन द ऑपरेटिंग वाइंडिंग एटलीस्ट होगा तो रिले ऑपरेट कर जाएगी, ठीक है। तो लेकिन जो वेरिएबल परसेंटेज रिले है वो उसका पिकअप इससे ज़्यादा होगा, सही। तो बहरहाल ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और मैंने इसको बता दिया। तो लेकिन अच्छा, फाइनली जो हमारे पास एक चीज़ है जो हमें डिफरेंशियल के एतबार से पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की बात करें, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले क्या होती है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, बिल्कुल इसी तरह से आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को कंसीडर कर सकते हो कि जो है यानी कि जब एक सर्टन करंट आएगा तो एक कॉइल जो है वो मैकेनिकल मूवमेंट देके तो ट्रिपिंग करवाएगा या नॉन ट्रिपिंग करवाएगा। या अगर आप डिस्क टाइप रिले देख रहे हैं उसमें भी ऐसा ही है। उस दोनों को हम अगर इलेक्ट्रोमैकेनिकली कंसीडर कर लें, या सॉलिड स्टेट और डिजिटल रिले में जो ट्रिपिंग एक्शन है वो उस वक्त होगा व्हेन यू हैव अ डिफरेंस ऑफ द सेकेंडरी करंट्स। यानी मेन डिफरेंशियल का जो फंक्शन है, अगर हम उसको डिफाइन करें कि व्हेन यू हैव अ ट्रिपिंग एक्शन ऑफ
इन द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, तो वो उस वक्त होगा व्हेन I1 एंड I2, अगर ये देखो यहाँ पर I1 और I2 जो हैं ये डिफरेंशियल करंट्स हैं, इफ वी हैव अ डिफरेंस इन बिटवीन द टू करंट्स, तब ट्रिपिंग एक्शन होगा, वरना फिर ट्रिपिंग एक्शन नहीं होगा। और उसके लिए उसने ये बताया कि अगर आपका ट्रिपिंग एक्शन नहीं होना, तो उस केस में दोनों रेस्ट्रेंट वाइंडिंग्स में करंट होना जरूरी है, नहीं तो ट्रिपिंग एक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली इसकी की है जो कि याद रखने वाली बात है। सर इनका ठीक है, डिफरेंस इफ इनका वी, जीरो होगा फिर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ना अगर हम डिजाइन वाइज देखें ना, तो ये ऐसे है कि जब दोनों रेस्ट्रेंट कॉइल्स में आपके पास करंट होता है ना, जैसे I1 एंड I2, और उसकी डायरेक्शन सेम होती है, तो उस सूरत में आपका जो टॉर्क होता है ना, वो यानी कि आप यूं कह लें कि वो जो है ओपोज करता है एक दूसरे को, और यानी टॉर्क बनता नहीं है फिर। यानी इसका जो टॉर्क है, जो इस कॉइल का जो टॉर्क है, और जो I1 का और I2 का जो टॉर्क है, दे विल ओपोज ईच अदर, दे विल नॉट सुपर इम्पोज, यानी इस तरह से दे विल ओपोज। और अगर जो है क्या उसको कहते हैं कि ये एक या आप यूं कह लें कि अगर, हाँ, अगर हम इसको दोनों तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर I1 और I2 की डायरेक्शन सेम है, तो रेस्ट्रेंट कॉइल्स का जो सम सम टॉर्क होगा, दैट विल बी मच मोर देन द ऑपरेटिंग कॉइल टॉर्क, यूं भी हम कह सकते हैं। और अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ गए, देन दे विल ओपोज ईच अदर, और फिर आपका जो ऑपरेटिंग कॉइल का जो टॉर्क होगा, जाहिर बात है अगर एक दूसरे के ऑपोजिट करंट है तो सम करंट अब ऑपरेटिंग कॉइल में जा रहा है, फिर डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ सम आ जाएगा, उस सूरत में ऑपरेटिंग कॉइल का टॉर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉर्क के लिहाज से बात है, क्योंकि कॉइल जो है, कॉइल टॉर्क क्रिएट करता है। ठीक है, कॉइल जिस चीज पर भी लेपटा हुआ है, अगर वो डिस्क के अराउंड है तो वो डिस्क को घुमाएगा, या अगर वो एक प्लंजर के अराउंड है तो वो प्लंजर को मूवमेंट देगा, जब उसमें एक सर्टन मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम कहते हैं। तो रेस्ट्रेंट कॉइल से मुराद है टॉर्क, अब टॉर्क इसको कंसीडर कर लें, यानी ये कॉइल है जो कि टॉर्क क्रिएट कर रहा है। सही। So when the currents in the same direction, the summation torque of the restraint coils will be more as compared to the operating coil, and when in the opposite direction, the torque will be much less as compared to the, मैं much less इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो हो गया, यानी कुछ ना कुछ करंट आ ही रहा होता है, तो इसलिए मच लेस या मच मोर से हम इसको वाजिया करते हैं। क्यों, समझ आई? तो जो ट्रिपिंग एक्शन है, शॉर्टली ट्रिपिंग एक्शन उस वक्त होगा जब एक कॉइल में करंट ना होने के बराबर होगा, ना होने के बराबर, मेरा ख्याल है ये ज्यादा सही होगा। जनरली हम इसको यूं कह देते हैं कि अगर एक कॉइल में करंट जीरो और सिर्फ दूसरे में होगा तो हमारा ट्रिपिंग एक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर नॉन ट्रिपिंग एक्शन है तो दोनों में करंट होना जरूरी है। एक्चुअली ये इसके वो बात है जो हमने तो सर, पहले। सर ये जो हम देख रहे हैं टोर के अकॉर्डिंगली, सर टोर के अकॉर्डिंगली हम जज कर सकते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होगी नहीं होगी? जैसे कि सर की करंट करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है, I1 I2 होगी, तो सर मेरा टॉर्क ज्यादा होगा, तो सर टॉर्क ज्यादा होने की वजह से मेरी रिले ऑपरेट करेगी फिर ये? नहीं नहीं नहीं, ये रेस्ट्रेंट टॉर्क होगा, ठीक, रेस्ट्रेंट टॉर्क, टॉर्क होगा मगर रेस्ट्रेंट। यानी ठीक आप है यूं सर। ही कह लें, जैसे टॉर्क तो है मगर नेगेटिव टॉर्क, यानी ऐसा टॉर्क नहीं है जो कि आपका ट्रिपिंग एक्शन आगे कॉज करेगा। टॉर्क जरूर है मगर रेस्ट्रेंट। मैं आपको इसको ना इस यहाँ से समझाता हूँ कि इसको आप ना यूं कंसीडर करो कि ये आपका कॉइल है ऐसे, ये, और इसमें आपके पास I1 फ्लो कर रहा है, और ये बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आप I2 कंसीडर कर लें। अब जब I1 इसके अंदर आएगा ना, तो ये इस तरह की ये इस तरह की शक्ल बन जाएगी, और I2 इस तरह से बन जाएगा। ठीक, यानी कि जी सर ठीक। ये क्या है, यानी ये टॉर्क आई, ये टॉर्क के बाद इनकी ये वाली कंडीशन हो गई, और इस कंडीशन में टॉर्क आया है, लेकिन ये वाला जो टॉर्क है ये नेगेटिव वाला टॉर्क है। ये आगे, यानी हमने जो आगे वो कॉन्टेक्स्ट नॉर्मली
ओपन जो हमने रखा हुआ है वो क्लोज नहीं होगा कि आगे ट्रिपिंग एक्शन बन जाए, वो नॉर्मली ओपन नहीं रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव टॉर्क है। टॉर्क जरूर है, टॉर्क अगर नहीं होगा तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी करंट और टॉर्क की, बिकॉज करंट इज प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। तो करंट तो आया है, करंट I1 भी आया है और I2 भी आया है, इसीलिए टॉर्क होगा मगर नेगेटिव टॉर्क होगा, जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को ओपन ही रहने देगा, विल नॉट क्लोज इट टू मेक सम ट्रिपिंग एक्शन। अच्छा, अब अगर एक में नहीं है या एक में लेट्स से जैसे मैंने बताया I2 इज मच लेस देन I1, तो इसमें है और इसमें कम है, अब ये आपका जो है ना यानी कि आप यूं कह लो कि ये वाला जो टॉर्क होगा ये सारे का सारा ऑपरेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, यानी इस डिजाइनिंग हमारी इस तरह की है कि अब ये एक दूसरे को मतलब आप यूं कह लें कि अगर अपोज कह लें या जिस तरह, अब ये डिपेंड करता है हमने असेंबली कैसी बनाई हुई है। तो अब ये जो है ना हमारा जो कनेक्शन इसके साथ लैच हुआ होगा वो क्लोज कर देगा और दैट वुड ऑपरेट। ठीक है, हम इसको इस तरह से समझ लें या हम यूं कहेंगे कि इसमें जो करंट आ रहा है उसके बाद आगे जो हमारा ऑपरेटिंग कॉइल में जा रहा है तो वो भी इस तरह से बन रही है। अब इन दोनों का इफेक्ट, लेट्स से ये ऑपरेटिंग कॉइल है, ये पहले है टॉर्क के, अब ये टॉर्क के बाद है, उसको भी और थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। अब इन दोनों का जो इफेक्ट है ये नॉर्मली ओपन को क्लोज कर रहा है, नॉर्मली ओपन को ये अब क्लोज कर रहा है, अब ये क्लोज हो चुका है, यूं कह सकते हैं। या ठीक हो गया इसका सर। इसका इफेक्ट या इसका इफेक्ट ये लैचिंग कंडीशन बनाता है ट्रिपिंग की। जो दोनों का इफेक्ट होगा वो नहीं बनाता, वो नेगेटिव कंडीशन बनाता है, वो इसको लैच नहीं करता। लेकिन इसका और इसका या इसका दोनों में से कोई एक आ जाए वो आगे ट्रिपिंग कंडीशन को कॉज करता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो जैसे बुक ने दिया, आप उसको मतलब हमें वो सिंपली यूं है कि दोनों में करंट आ जाएगा तो ट्रिपिंग एक्शन नहीं है, एक में आ जाएगा तो ट्रिपिंग एक्शन है एक्चुअली। फिर ठीक है, तो ये ठीक हो बात गया है। सर। तो ये और सर जो हमारी, हाँ हाँ सर जो हमारे साथ वेरिएबल रिले होती है सर, हाँ सर हाँ इसको वेरिएबल। सर हम अपने अकॉर्डिंगली सर अपने सेट कर सकते हैं जितने मर्जी पिकअप की वजह से सिर्फ हमें 3.5 भी चाहिए, वो भी सेट हो जाता है फिर, या जस्ट हाँ जी, सिंपल सी क्या कहते हैं उसमें 1 and 10 के बिल्कुल इन बिटवीन। बिल्कुल 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 जो उसमें परसेंटेज है ना, वो परसेंटेज आपकी यही चीज सेट करती है। ये जो मैंने बनाया ना अभी, ये जो मैंने अभी बोर्ड पे बनाया, बिल्कुल इसी का टाइटनिंग ही क्लोज, इसी की टाइटनिंग ही हैंडल करती है। के जो है ना, के फैक्टर जो है ना वो इसकी टाइटनिंग को हैंडल करता है। जो के फैक्टर है आपका, यानी आपके पास तो नॉब होती है ना कि आपने नॉब से जो है ना वो 10% लेना है, 20 लेना है, ठीक है, या 40% लेना है, लेट्स से, या 60, जितना भी, 60 तो नहीं होगा खैर, 40 इज इनफ क्योंकि 40 तक बहुत सारे एरर्स कवर हो चुके हैं। तो 40% तक अगर आप ले रहे हैं, 20 तक ले रहे हैं, वो इसकी ये टाइटनिंग ही क्लोज कर रहा है। ठीक है, 40% से मुराद क्या है कि यानी अब जो है बहुत सारे एरर्स जो हैं वो, यानी उसमें 40% आपने वहां पे रखा है जहां पे आपको पता है कि बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, और उसमें सिटी का भी बहुत ज़्यादा एरर है, अनबैलेंसिंग है सिटीज़ में बहुत ज़्यादा, लीड्स में बहुत ज़्यादा एरर है, सर जितना उसमें फिर, परसेंटेज। हाँ जी, सर फिर इसमें फिर हमें टाइम भी सारा रिक्वायर्ड होगा ना फिर एरर को वो क्या कहते हैं वो एलिमिनेट करने के लिए, बिल्कुल यानी ऐसे कि ही है, बिल्कुल ऐसे क्लियर ही है। करने के तो लिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसका जाहिर बात है कि जो आपका जो रिले है ना वो लेस सेंसिटिव है। ऐसी रिले को जिसमें आपने के को 40% रखा है, इट इज़ लेस सेंसिटिव, मगर अगर आपने जिसमें उसको 10% रखा है, इट इज़ मोर सेंसिटिव, और वो जल्दी ट्रिप करेगी। लेस सेंसिटिव देर बाद ट्रिप करेगी। इसमें टाइम की एडजस्टमेंट इसलिए हमने रखी नहीं है क्योंकि के खुद ही टाइम को बना देता है, इसलिए हमने 87 में आपने पढ़ा है कि टाइम की एडजस्टमेंट ही नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ जो ठीक है हो गया वो सर। ऑपरेटिंग कॉइल का जो जो करंट है ना, जो ऑपरेटिंग कॉइल का करंट है उसको हम यानी कि एडजस्ट करते हैं कि ये जब क्लोज होगा ना तो आपका वो लैच हो जाएगा, यानी इसने तो होना ही है। अब ये नहीं हुआ, ये हो गया ठीक है, और ये हो गया तो आपका लैच हो जाएगा। तो इसकी जो टाइटनिंग है वो आप क्लोज अपना करते हो पिकअप से, कि जो मिनिमम पिकअप है जी वो आपके पास क्या आ रहा है, या
एट 40% आपके पास पिकअप जो है वो क्या आएगा। एक तो सारी बात है मिनिमम वैल्यू होगी और एक फिर 40% पे वैल्यू होगी कि वो क्या वैल्यू आएगी आपकी, तो वो वाली वैल्यू होगी। यानी अगर आपका आई ग्राफ बना लें तो आपका जो I1 प्लस I2/2 का जो भी वैल्यू आ रही है उसका आगे 40% वो कर्व आपकी क्या दे रही है आपको, जो ये कर्व आपकी है वो 40% पे क्या दे रहा है, ठीक है। लेकिन 40% ऊपर करके है, ये नीचे 20 या 10% इस तरह से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पिकअप है आपका, इस तरह से ग्राफ है ना, पिकअप I1 माइनस I2 और यहाँ पर I1 प्लस I2, ये आपका 40% आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा। इसमें यहाँ बहुत सारे एरर्स कवर हो चुके हैं यूँ। ये पूछ रहे थे मोइस? जी सर ठीक है, यही है सर। तो हाँ, वो वेरिएबल की बात पूछ रहे थे आप। वो वेरिएबल में जो है ना ये डिस्क्रीट लेवल नहीं है, वो वेरिएबल में जो है ना वो आपका 10 से 20% तक, जैसे मैंने पहले बताया ना, आपका कंटिन्यूस लेवल है, आपका कंटिन्यूस लेवल है। लेकिन उसमें जाहिर बात है कि जब आपका लेवल कंटिन्यूस है ना तो उसमें ड्यू टू सम फर्दर लॉसेज इन द रिले तो आपका पिकअप और ऊपर हो जाता है। ये भी तो बात है ना कि फिर रिले को भी तो देखना है ना। सिर्फ अभी तक जो हम देख रहे हैं वो सिटी के एरर्स को देख रहे हैं, लीड्स के एरर्स को देख रहे हैं, ये दो चीजें मेन देख रहे हैं ना हम। या जी सर। वी आर बर्डन, बर्डन को कंसीडर कर लें, अभी तो सिटी का एरर हो गया और लीड्स प्लस इंस्ट्रूमेंट ये आपका सारा अगर बर्डन हो गया तो अभी तक तो हम इसको देख रहे हैं। तो अब जाहिर बात है कि अब जहाँ डिस्क्रीट लेवल है वहाँ पे एक चीज फिक्स्ड है, और जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर जो वेरिएबल के लिए आप नॉब देंगे वो नॉब को, नॉब की जो एडजस्टमेंट हो रही है वेरिएबल या वेरिएबल एडजस्टमेंट जो नॉब की है वो फर्क है, वो चीज़ फर्क है, ठीक है। वहाँ पे आपने कंटिन्यूस 10 से लेकर 20 तक लेट से इस तरह से टर्नें आपने दी हुई हैं, तो उसमें जाहिर बात है उसमें रिले में इटसेल्फ कुछ फिर एरर आ जाएगी, यानी उसकी भी तो सैचुरेशन हो सकती है ना। तो वो इसलिए जो उसका पिकअप है वो और ऊपर जा रहा है एक्चुअली, और उसकी कर्व भी इस तरह से करके है ना, इस तरह से ऊपर को जरा शार्प जा रही है। एक हद तक तो साथ रहती है मगर जैसे ही थ्रू करंट ज्यादा बढ़ता है ना तो उसका पिकअप और ऊपर हो जाता है। वो इस तरह की चीज है एक्चुअली। ठीक है सर। तो अच्छा, फिर उसने ना एक एग्जांपल दिया हमें 7.2। वो कहता है जी कि कहता है कि आप ये वाला ग्राफ एक कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ एक और उसने दिया 7.5। वो कहता है जी कि इसके एक्स एक्सिस पे इसी तरह से I1 प्लस I2/2 है थ्रू। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं कि ये I1 प्लस I2/2 हम क्यों लेते हैं, वाई नॉट I1 प्लस I2/2 का मकसद ये होता है बिकॉज I1 वुड नेवर बी इक्वल टू I2, वी नो दैट, बिकॉज ऑफ द सिटी एंड द बर्डन एरर्स वगैरह। तो इसीलिए फिर हम एवरेज ले लेते हैं कि ये करंट जो है ना वो एवरेज औसतन जो है वो दोनों रेस्ट्रेंट कॉइल्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये मकसद है एक्चुअली I1 प्लस I2/2, इसको हम थ्रू करंट इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये बात होगी। अब वाई एक्सिस पे I1 माइनस I2 ये आपका ऑपरेटिंग आ गया अभी जैसे हमने देखा भी था। तो ये अब आपकी कर्व आ गई, ये वाली, ये आप कह लें ये फिक्स्ड परसेंटेज वाली कर्व है, परसेंटेज डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक उसने ऊपर लिख दिया। ये आपका ऑपरेटिंग रीजन है जी, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग रीजन है। और नॉन ऑपरेटिंग रीजन में बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं जिसमें डिफरेंशियल करंट ड्यू टू सिटी अनबैलेंस, ये हम नहीं चाहते, जारी बात है कि इस पे ट्रिपिंग हो या पिकअप बने, तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है वो दो रिलेज का है जिसको मैं पीछे डिस्कस करके आया हूँ। एक आम सी रिले है जिसका नाम है ओवर करंट रिले करेक्टरिस्टिक, सिंपल ओवर करंट रिले करेक्टरिस्टिक। ये जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है ये उसकी है। 0.1 पिकअप हमने रखा हुआ है दोनों का, दोनों का किसका, एक आपके पास परसेंटेज रिले है जिसकी ये कर्व है ये वाली, और एक आपके पास सिंपल ओवर करंट रिले है जिसकी ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है। वो कहता है कि अगर हम इन दोनों को एक ही ग्राफ पर प्लॉट कर लेना तो हमें वाजिया नजर आ जाएगा कि जब थ्रू करंट आपका लेट से 5 हो रहा है तो 5 पे आप देखें कि आपकी जो ओवर करंट रिले है वो ऑपरेट कर रही है, जबकि थ्रू करंट 5 जो है वो डिफरेंशियल करंट ड्यू टू द सिटी अनबैलेंस भी तो बन सकता है ना, ठीक है।
तो विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट आइदर इट इज ड्यू टू द city unbalance or it is a true current to operate, the over simple overcurrent relay would operate. क्यों कि डॉटेड ये जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है, अभी मामला इससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमें बहरहाल कर्व से तो, हाँ कर्व से तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये डिफरेंशियल करंट ड्यू टू सिटी अनबैलेंस है। सो व्हेन द थ्रू करंट ड्यू टू द डिफरेंशियल करंट ड्यू टू सिटी अनबैलेंस इज मोर देन 5 एम्पेयर कह लें, तो सिंपल ओवर करंट रिले ऑपरेट कर रही है। जबकि जो परसेंटेज रिले है इट वुड नॉट ऑपरेट, क्योंकि उसके ये सारी चीजें उसकी लेफ्ट साइड पर ही रह गई हैं, ठीक है, तो वो कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी। तो बल्कि जो उसका पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 0.5 बनता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिफरेंस है दोनों में, और ये उसने यहाँ पर बताया हुआ एग्जांपल जो 7.2 है आपके पास। तो ये कहता है कि इट इज़, वो कहता है कि दोनों रिलेज जो हैं, दोनों रिलेज कौन कौन सी, सिंपल ओवर करंट रिले और परसेंटेज, दोनों का कहता है पिकअप आप 0.1 एम्पेयर रखें, दोनों का सेम पिकअप रखें और सेम ग्राफ पे ही प्लॉट करें दोनों को। तो कहता है कि ये बात इंतहाई क्लियर है कि जब आपका थ्रू करंट जो यानी 4.5 एम्पेयर से एक्सीड कर रहा है, तो आपकी सिंपल ओवर करंट रिले जो है वो इनकोरेक्टली ऑपरेट कर रही है, क्योंकि हमें ग्राफ से नजर आ रहा है कि ये करंट जो है वो सिटी अनबैलेंस से आ रहा है। वेयर एज वो कहता है द एंटायर एरर करंट प्लॉट लाइज इन द नॉन ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, कि जो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है उसके लिए तो ये सारी कर्व जो है वो बिल्कुल एक क्लियरली नॉन ऑपरेटिंग रीजन में रह गई है, ठीक है। तो इसका ये हमें फ़ायदा है, जारी बात है, यानी फिर हम अब इसको पढ़ने के बाद कभी भी सिंपल ओवर करंट रिले तो नहीं लगाएंगे फॉर आवर डिफरेंशियल पर्पस, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये इसने इस ग्राफ से रिलेटेड एक छोटी सी एग्जांपल देके इसको क्लियर किया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास दैट इज एग्जांपल 7.3। 7.3 जो है इसमें अब वो जो है क्या कर रहा है कि ये हमें बताना चाह रहा है कि वो जो हमने पीछे एक एग्जांपल की थी ना, उसमें जो हमारा जनरेटर था वो ऐसे सिंक्रोनाइज्ड नहीं था, यानी कि इस बस के साथ, ये वाली जो बस है आपकी, ठीक है, यानी इस वाले सोर्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं था। ये हमारा जनरेटर है जिस पर 87 लगी हुई है, ये नेटवर्क का है जिसके साथ हमने जनरेटर को सिंक्रोनाइज करना है। तो लास्ट एग्जांपल ये जो हमने की, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाले एग्जांपल जो है एग्जांपल 7.1। तो वो ये कहता है कि आप यहाँ पर देखें, वो कहता है अ जनरेटर प्रायर टू बीइंग सिंक्रोनाइज्ड टू द सिस्टम, यानी जनरेटर जो है वो अभी आपका जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। नेटवर्क से क्या मुराद है कि जनरेटर ने अभी पावर जो है वो देना शुरू नहीं की, यानी नो लोड पे खड़ा है, सिंपली स्पीकिंग नो लोड कंडीशन पे खड़ा है। और अब भी जो है इस केस में आपका जो जनरेटर है वो अब एक तरह से नो लोड पे नहीं है बल्कि लोडिंग कंडीशन पे है। अच्छा, अगर मैं यूं कहूँगा ना कि लोडिंग कंडीशन पे है तो थोड़ा सा मे भी कंफ्यूजिंग हो जाए, लेकिन ये मुझे ज़रा इजी लगा बताने के लिए। लेकिन अगर आप चूंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर लोडिंग कंडीशन में है, अब ज़रूरी नहीं है कि लोड ही हो, नेटवर्क की जो इम्पीडेंस होती है वो भी लोड ही बन जाती है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में ज़रूरी नहीं कि लोड हो, बाज़ का जनरेटर्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी स्टडी किया जाता है जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब हम यूँ कहेंगे कि जनरेटर अब यहाँ पर दूसरे जनरेटर से कनेक्टेड है। अब उस सूरत में हम ये देखेंगे कि हमारी 87 कब ऑपरेट कर रही है, और फॉल्ट्स को हमने बिल्कुल वैसे ही लिया जैसे पहले था ना कि एक अंदर और एक बाहर, एक जोन के अंदर एक बाहर, ठीक। अच्छा, पैरामीटर्स को देख लें, ये जनरेटर के पैरामीटर्स हैं, ये ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स हैं, और ये आपके सिस्टम के पैरामीटर्स, ठीक है। ये सिस्टम से मुराद वही जो नेटवर्क जिसके साथ जनरेटर कनेक्टेड हुआ। ये एक डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम है आपकी, और ये आपकी पर यूनिट डायग्राम है जिसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो इस वाली डायग्राम को आपने अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है, और जनरली हम उसको फिर पर यूनिट में ही बनाते हैं।
और पर यूनिट में जब आपने सर्किट को बनाना होता है ना, तो उसको सेम बेस के तहत किया जाता है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो जनरेटर की जो इम्पीडेंस दी हुई है वो 125 MVA पे दी है, और ट्रांसफार्मर की जो इम्पीडेंस दी हुई है वो 150 MVA पे दी हुई है। तो कभी भी मैं जनरेटर को ट्रांसफार्मर के साथ सर्किट में एज सच इन इम्पीडेंसेस के साथ शो नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इसकी इम्पीडेंस पर यूनिट में 125 MVA के साथ है, इसकी इम्पीडेंस पर यूनिट में 150 MVA पे। तो फॉर द सॉल्यूशन पर्पस, ओनली फॉर द सॉल्यूशन पर्पस, इफ आई नीड टू शो द टू डिवाइसेस कनेक्टेड विद वन अनदर, तो मुझे एक कॉमन बेस चाहिए होगी, जो कि इस केस में हम जनरली 100 MVA ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब 100 MVA बेस ले लिया, जिस पे हम अपने हर डिवाइस या हर पैरामीटर को जो इम्पीडेंस का ही होता है उसको हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसने ऊपर किया हुआ ये वाला काम, वो कहता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसने, द पर यूनिट रिएक्टेंसेस ऑन 100 MVA। अब उसने बहुत बड़ा पता नहीं क्यों बनाकर लिख दिया इसको, ये 100 MVA ही है। तो 15.5 kV बेस, यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड हम कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। सेकेंडरी साइड को कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी सेट है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड है वो आपके पास 15.5 kV की है, सेकेंडरी साइड आपकी पावर अप साइड है या 345 हाई टेंशन साइड है, 345 kV की साइड है। तो हम जहाँ पर ये इक्विवेलेंट इम्पीडेंसेस का काम कर रहे हैं वो प्राइमरी वाली साइड है। सेकेंडरी वाली साइड जो है वो इटसेल्फ सेट ही है। ठीक है, वो सेट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी वो 100 MVA पे है ना, 0.025 ऑलरेडी 100 MVA पे है। लेकिन जो प्राइमरी साइड है सिर्फ वहाँ पे आपके पास MVA वाइज डिफरेंस है दोनों में। तो अब इन इन दोनों डिवाइसेस को, यानी जनरेटर और ट्रांसफार्मर को, हमने MVA वाइज बराबर कर देना है। और वो ये वाला फार्मूला होता है कि ये जनरेटर की इम्पीडेंस है जो गिवन है, गिवन इम्पीडेंस मल्टीप्लाई जो आपकी न्यू बेस है डिवाइडेड बाय द ओल्ड बेस। ठीक है, तो ये अब आपकी जनरेटर की इम्पीडेंस आ गई 0.16 पर यूनिट। ये अब इक्वलाइज हो गई है 100 MVA पे। सिमिलरली टी फॉर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की उसने हमें गिवन 0.15 दी थी, ओल्ड न्यू बेस 100 है, ओल्ड बेस थी 150, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.1 पर यूनिट, ये इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है। तो सिस्टम की जो वैल्यू है वो मैंने बताया वो ऑलरेडी 100 MVA पे थी, तो इसको हमने इसलिए कुछ भी नहीं किया। जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। द फार्मूला इज, जो आपने पर यूनिट का जो फार्मूला है न्यू, इसको ऐसे लिखा जाता है एक्स पर यूनिट न्यू। न्यू से मुराद ये होता है न्यू बेस, बेस MVA या KVA। ठीक है, दैट इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू, गिवन पर यूनिट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द न्यू MVA बेस और KVA, MVA या KVA डिवाइडेड बाय ओल्ड MVA या KVA। ये फार्मूला आगे भी जाता है, वो आता है ओल्ड KV बाय न्यू KV, इस तरह से ओल्ड KV बाय न्यू KV, लेकिन वो दोनों सेम है, वो दोनों 15.5 KV हैं और उनका स्क्वायर होता है ऐसे। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 15.5 KV बाय 15.5 KV। तो KV मेरा सेम ही है और वो जनरली सेम ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा, इसलिए इसको लिखा ही नहीं उसने। ठीक है, ये वाला पार्ट इसलिए जनरली फार्मूले का हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ यहाँ तक ही हमारे पास फार्मूला जो है वो काम दे देता है। तो अब अगर मैंने जिस भी डिवाइस का पर यूनिट न्यू MVA पे लेकर आना है, तो ये वाला फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करते रहें तो आपका आंसर आ जाएगा जैसे उसने किया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बल्कि बेसिक सा स्टेप कहना चाहिए अब तो इन द लास्ट सेमेस्टर। तो बहरहाल अब हम ये वाली वैल्यूज, ये जनरेटर की वैल्यू है और ये ट्रांसफार्मर की और ये सिस्टम की, ये वैल्यूज हम यूज़ करेंगे जो उसने यहाँ पर यूज़ की हुई है 0.16, 0.1 और इस ये पहले वाली वैल्यू की गिवन है 0.025। ठीक है,
फिर उसके बाद पर यूनिट में ये वाली वैल्यू अब आपके पास 1 आ गई और ये वाली वैल्यू भी 1 आ गई। क्या मतलब है कि जो 15.5 है प्राइमरी साइड पे वो एक्चुअल और बेस वैल्यू बराबर है, और जो सेकेंडरी की साइड पे जो 345 kV है वो भी एक्चुअल और बेस बराबर है। तो 1 पर यूनिट ही हम लेते हैं और यही होता है जनरली, यानी कोई वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ये मैं बता दूं वोल्टेज का डिफरेंस कैसे क्रिएट हो सकता है कि मे बी आपका जनरेटर 11 kV का हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर 15.5 kV का है ना, तो जनरेटर जो है वो 11 kV वाला फिर इससे, लेकिन अगर नॉमिनल वैल्यू हो हाँ तो फिर आपका डिफरेंस बन सकता है। लेकिन जनरली इस तरह से ही होता है कि फिर हम जनरेटर और ट्रांसफार्मर को बराबर बराबर ही रखते हैं। तो इसलिए वोल्टेज आपके पास 1 पर यूनिट ही होता है। जैसे मैंने बताया कि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर आपके पास 15.5 आ रही है, और बेस वैल्यू भी जारी बात है फिर हम 15.5 ही लेंगे ना, और सेकेंडरी पे भी ऐसे ही है, एक्चुअल एंड बेस आर सेम, सो 1 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो उसने ऊपर एक काम और किया है, जो है अपना, हाँ वो है सिटी की सिलेक्शन। तो वो कहता है कि सिटी आप यूं सिलेक्ट कर लें कि जो जनरेटर का आपका फुल लोड करंट है वो क्या आ रहा है। अच्छा, एक तो वो कहता है द जनरेटर इज प्रोटेक्टेड बाय अ परसेंटेज डिफरेंशियल रिले फॉर द मिनिमम पिकअप ऑफ 0.2 एम्पेयर। अच्छा, यहाँ से ना आपको वो जो चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा एक हमने एग्जांपल की थी जिसमें हमने बड़ा तगदो करके तो के फाइंड आउट किया था, वो निकला था तकरीबन मेरा ख्याल 10% या 20% शायद। तो 20 उसके परसेंट बाद था सर। वो के इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो हमने मिनिमम पिकअप पे बात खत्म कर दी थी उस एग्जांपल में। बहरहाल उसने ऐसे किया हुआ था, तो वो फिर मैंने आपको बताया था कि के मुताबिक अगर आपने पिकअप लेना ना तो आपको वो रिले, पर्टिकुलर रिले का वो देखना होगा डाटा शीट। तो ये वाली बात आपको ना यहाँ से फर्दर समझ में आ जाएगी। अब देखो वो क्या कहता है कि जनरेटर को हमने परसेंटेज डिफरेंशियल रिले लगाई है। ठीक है, ये एक बात हो गई, लेकिन जो पिकअप है वो उसको मिनिमम वैल्यू को इस्तेमाल कर रहा है 0.2 एम्पेयर। नहीं तो यहाँ पर उसको कहना नहीं चाहिए था कि के ये है, एरर परसेंटेजेस देता, ठीक है, और फिर हम के लेते और के मुताबिक, मगर वो एक अलग न्यूमेरिकल बन जाना था जो चैप्टर नंबर 8 में हुआ है, वो अलग न्यूमेरिकल बन जाना था। उसने उन सारी चीज़ों को कवर, यहाँ पर जो उसका मकसद है ना वो ये बताने का है कि व्हेन द रिले वुड ऑपरेट एंड व्हेन वुड नॉट, व्हेन वी आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। क्योंकि पिछले एग्जांपल में जनरेटर आपका नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हुआ, इसमें नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो ये वो यहाँ पर सिर्फ बताना और दिखाना चाह रहा है कि इस कंडीशन में जो आपकी परसेंटेज रिले है वो कब ऑपरेट करेगी। लिहाजा बताया उसने है कि हमने प्रोटेक्ट किया, यानी मेरा बताने का मकसद ये है कि बहुत बड़े सिनेरियो में से छोटा सा सिनेरियो हमारी समझ के लिए न्यूमेरिकल बनाना, ये भी एक टेक्ट या आर्ट ही होता है बुक राइटिंग का। और फिर वो देखो इसलिए वो उसको बता रहा है एक्चुअली कि रिले हमने परसेंटेज लगाई है, बट फॉर दैट, फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स से वी आर वर्किंग और वी कंसीडर द मिनिमम पिकअप ऑफ द रिले व्हिच इज 0.2 एम्पियर। मेरी बात समझ आ रही है? एक्चुअली ये समटाइम्स इस तरह से हमें उसको यानी कंसीडर करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अच्छा, फिर अब हमने सिटी को सिलेक्ट करना है। ज़ाहिर बात है अगर हमने डिफरेंशियल लगानी तो सिटी की सिलेक्शन तो करनी है, लेकिन यहाँ पर बहुत आसान है क्योंकि ट्रांसफार्मर की तरह नहीं हमें काम करना पड़ेगा अलग अलग। तो जनरेटर की जो जनरेटर पे लगानी है, ट्रांसफार्मर पे नहीं लगानी। सबसे पहले ये डायग्राम है आपके पास, ये जनरेटर है आपका, ओहो, ये जनरेटर है और इसके ऊपर आपने सिटी लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिटी कैसे लगता है, फुल लोड पे लगता है। तो जनरेटर की एमवीए कैपेसिटी क्या है, 125 एमवीए, और वोल्टेज कैपेसिटी क्या है, 15.5। तो वही वाला फार्मूला जो √3 वाला होता है वो इस्तेमाल करके उसने फुल लोड करंट निकाली। ये पीछे भी निकला हुआ है, 7.1 में भी यही वाली वैल्यू है, और ये वाला काम 7.1 में भी हुआ होगा। ठीक है, जो ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो 5000/5 या 1000/1 ये सिटी की वैल्यू सेट हो। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये काम हो गया। तो सिटी तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये वाली जो हमने वैल्यूज निकाल कर रखी थी एक्स की, इससे कुछ कर लेते हैं। और इससे हमने क्या करना होता है कि हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है ताकि फॉल्ट को स्टडी कर सकें। इसके बगैर फॉल्ट स्टडी नहीं होता। जारी बात है, सर्किट बनाएंगे तो फॉल्ट का करंट निकालेंगे ना, और फिर हम देखेंगे कि सिटी के सेकेंडरी पे क्या करंट बन रहा है और रिले ने ऑपरेट करना है या नहीं करना है। यानी कुल मिला के प्रोसीजर यही है कि वी नीड टू फाइंड आउट द फॉल्ट करंट सो दैट वी कैन सी के रिले ने ऑपरेट करना है या नहीं करना।
तो उसके लिए हमने ये सर्किट बना लिया, मतलब ये आसान है, मैं आपको ये बता। अच्छा, प्लस ये जो आई फॉल्ट का उसने ये जो एरो बनाया हुआ ना, ये ज़रा नोट कर लें, ये गलत है, शो गलत किया है, ये बिल्कुल क्रॉस के नीचे होना चाहिए था, ये उसने शो यहाँ कर दिया है। तो ये इसको ज़रा नोट कर लें कि ये फॉल्ट का जो एरो है, आई फॉल्ट, दैट मस्ट बी राइट बिलो दिस क्रॉस, जहाँ पर वो F1 एंड F2 शो कर रहा है। ठीक है, तो ये 0.16 ये आपका जनरेटर है, और यहाँ पर F1 और F2 हो रहे हैं, और फिर आपका ये ट्रांसफार्मर है 0.1। ठीक है, और ये आपका दूसरा सिस्टम का इम्पिडेंस है, ये जनरेटर कह लें इसको या सिस्टम कह लें, तो 0.025। ठीक हो गया, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और सिस्टम, और फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है F1 एंड F2, तकरीबन सेम ही जगह है। हाँ, लेकिन जोन के लिहाज से अलग अलग है, 87 जोन के लिहाज से अलग अलग नजर आ रहा है, मगर अगर हम ओवरऑल नेटवर्क में देखें, अपना सर्किट में देखें, तो सेम प्लेस ही है। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसीलिए I1F निकाल IF1 निकालना है, तो वही IF2 भी होगा। तो ये एक और इसमें करेक्शन कर लें, ये इसने लिखा हुआ है I1F, इसको आप IF1 नोट कर लें, ये बात का टाइपिंग में एरर हो जाती है। तो बहरहाल ये IF1 है, क्योंकि आप I1F अगर देखेंगे तो वो पॉजिटिव सीक्वेंस में हम जा रहे हैं, और ये 3 फेज फॉल्ट है, और 3 फेज फॉल्ट में पॉजिटिव सीक्वेंस ही होता है। तो मैं ये उसने अपने लिहाज से ठीक लिखा है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस को उसने शो किया है, मगर मैं इस तरह नहीं करूंगा, मैं F1 और F2 के लिहाज से मैं चलूंगा। तो आप इसको लिख सकते हो IF1 इज इक्वल टू IF2 इज इक्वल टू, अब जो ये कर रहा है, तो नहीं समझ आ रही बात? सो I1F को यू कैन राइट IF1 इज इक्वल टू IF2 बिकॉज द टू करंट्स वुड बी सेम, जैसे हमने 7.1 में किया था। ये बिल्कुल मैं इसलिए उसका रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये काफी हद तक पोर्शन सेम। अब फर्क होगा थोड़ा सा, अब क्या फर्क है? अब फर्क ये है कि वो ये, यानी इसको हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि वो जो सुपरपोजिशन थ्योरम था ना आपके पास, जो आपने मेरा ख्याल सर्किट्स में पढ़ा था, तो ये वो वाला लग जाता है कि एक सोर्स होगा एक वक्त में, और ये आपके पास इम्पिडेंस है, यहाँ पर आपके पास फॉल्ट आया हुआ है, ये एक इम्पिडेंस है, ये है, और इसको शॉर्ट कर दें दूसरे वाले को इस तरह से। ठीक है, इस वाले सोर्स को आप शॉर्ट कर लें, और अब आपने देखना है कि आपका जो फॉल्ट का जो करंट है वो क्या है। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर जो एक सोर्स बन रहा है, जिसको मैं IF1 इज इक्वल टू IF2 कह सकता हूँ, तो वो क्या है? तो ये वाली वैल्यू थी 0.16, ये थी 0.0 समथिंग 25, और ये पता नहीं क्या थी, लेट मी सी दैट। तो ये थी 0.1 और 0.16, 0.16, 0.16, ये 0.1 है, फिर समझ आई, और ये आपके पास 1 पर यूनिट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है, यानी हमें ये पता चल गया है कि ये जो दोनों इम्पिडेंसीज हैं, ये वाली, ये इसके साथ एक तरह से पैरेलल कम्बिनेशन बन रहा है। तो हम 0.16, यानी पहले हम टोटल करंट निकाल लेंगे ना, यानी वो कैसे, यानी IF1 और इक्वल टू IF2, ये मैंने अगर कैलकुलेट करना है तो जाहिर बात है कुछ वोल्टेज के नीचे इम्पिडेंस रखूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी ना, सीधी सी बात है। वोल्टेज मुझे कुछ जो भी पता है वो 1 पर यूनिट है, तो इस वोल्टेज के नीचे जो मैंने x अगर रखना है तो ये टोटल x ही होगा, फिर जारी बात है जो भी मुझे अभी x यहाँ पर नजर आ रहा है इसका मुझे टोटल लेना पड़ेगा। टोटल कैसे लूंगा? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बन रहा है फिलहाल मेरे सामने, तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ से फॉल्ट का रास्ता बन गया ना, तो ये पैरेलल में हो गया। तो 0.16 इन पैरेलल विद 0.125, ये 0.1 है, और ये 0.025, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.125। तो 0.16 इन पैरेलल विद 0.125, इसका जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पर रख देंगे, 1 डिवाइड करेंगे, तो आपके पास IF1 और IF2 इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सर 0.070 आता है। हाँ, ये x जो है जी सर, जो इसकी इक्विवेलेंट आती है सर, दोनों को 0.07, पैरेलल में हाँ जी सॉल्व ठीक है। करके। तो आंसर इसका IF1 क्या आता है फिर? सर IF1 इसका आएगा 1 डिवाइडेड बाय आंसर 14.25 सर, सही आ रहा है। 14.25 25 पर यूनिट। एम्पेयर। ठीक है, तो ये 14.25 पर यूनिट, ये अब आपका IF1 एंड इक्वल टू IF2 आ गया। तो इसको आप शॉर्टली, यानी ये वाले सर्किट को अब आप इस तरह बना सकते हैं
कि ये आपकी इम्पिडेंस है और ये आपका 1 पर यूनिट है, ये आपका 0.07, और अब इसमें जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो ये 14.25 आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप जब ओपन करेंगे तो जाहिर बात है 14.25 इम्पिडेंसेस के लिहाज से इधर ही फ्लो कर रहा होगा, इस वाली ब्रांच में, या यूं कह लें। ठीक है, ये तो हमने इक्विवेलेंट के लिहाज से निकाली है ना टोटल। तो टोटल को जब हमने अब शो करना है तो हम फिर उसकी प्लेस पे शो कर देंगे वापस बैक। तो अब हम बुक देखते हैं तो उसने इसको इसी तरीके से ही बताया हुआ है। तो उसके बाद वो ये है पर यूनिट में, ये यहाँ इसने लिखा नहीं है, ये पर यूनिट वैल्यू है क्योंकि आपका ये पर यूनिट वैल्यू। अब हम बेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और बेस वैल्यू क्या होती है कि आपने जो अब बेस ली हुई है 100 MVA की बाय √3 इंटू 15 पॉइंट, यानी फॉल्ट जो आया है वो आपका 15.5 kV की साइड पर आया है। ये बात जरा गौर से देखनी है कि हम जो भी फॉल्ट कंसीडर कर रहे हैं आपके सामने है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड बनती है। तो लिहाजा ये 15.5 kV आप यहाँ पर लिखेंगे, तो वो के से ऊपर के पहले कैंसिल हो चुका है, लिहाजा उसने इसलिए इसको 100,000 लिख दिया। तो ये आपके पास बेस करंट आ जाता है, इसको इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका फॉल्ट करंट आ जाता है विच इज 53.2 किलो एम्पेयर। ये इतनी बड़ी वैल्यू को आप 53 किलो एम्पेयर समझ लें। उसके बाद अब हमने अगर जनरेटर की वैल्यू निकालनी है तो ये तो सिंपल आप करंट डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो करंट डिवीजन रूल क्या होगा, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे कमेंट्स में लिखा हुआ है कि जो करंट डिवीजन, मैं इसको जरा शॉर्ट करके दिखाता हूँ तो वो आपको वैल्यू और ये वाला जो मेरा कमेंट है वो सामने आ जाएगा। तो अगर मैंने देखना है कि जनरेटर की वैल्यू क्या चाहिए, मैं पहले बता दूं। यानी अब हमने ये करना है, यानी ये सारा सर्किट अब शॉर्टली ये बन गया कि ये आपका है IF1 या IF2, और इस साइड पे आपका ये जनरेटर है, और इस साइड पे आपका जो है वो क्या है, ट्रांसफार्मर प्लस आपका सिस्टम, इस तरह से। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं ये देखूं कि जनरेटर में क्या करंट फ्लो कर रहा है, व्हाट इज माय IG एंड व्हाट इज माय जो है वो क्या उसको कहते हैं, आई सिस्टम, ये उसको सिस्टम लिख रहा है। तो ये मैंने चीज़ें जो हैं वो देखनी है कि इसको हम यूं कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ जनरेटर टू द फॉल्ट साइड, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम टू द फॉल्ट साइड, बोलते हम इसको ऐसे हैं कंट्रीब्यूशन, कि जनरेटर जो है वो फॉल्ट आने के बाद फॉल्ट में अपना कितना हिस्सा डाल रहा है। तो टोटल फॉल्ट करंट तो आपने निकाल लिया है, तो अब अगर मैंने जनरेटर का पार्ट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा कि जो सिस्टम की जो इम्पिडेंस है टोटल वाली, यानी जिसमें ट्रांसफार्मर आ रहा है प्लस वो जो आपकी IX सिस्टम था, ठीक है, उसको हम ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय X ऑफ जनरेटर प्लस X ऑफ ये जो ऊपर वाला था सारा दोबारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इनटू मल्टीप्लाइड बाय द सोर्स वैल्यू। ठीक है, जो भी हमारे पास टोटल एक्चुअल सोर्स के जो एम्पियरेज में वैल्यू है वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ है, ये फार्मूला ये वाला है, मैं आपको वो कमेंट्स में दिखा देता हूँ जो मैंने इसको लिखा हुआ है। तो ये वाला बन जाता है, तो करंट डिवीजन रूल से ये आपके पास बन जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाय 0.16 प्लस 1.125 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल फॉल्ट करंट वैल्यू। तो ये आपके पास बन जाता है 23, ये जो उसने वैल्यू लिखी हुई है 23 किलो एम्पेयर। ठीक है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे जो सिटी है, ताकि हमें पता चल जाए कि सेकेंडरी में क्या करंट आ रहा है। सिमिलरली अगर आपने जनरेटर का निकाल लिया तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल में से इसको माइनस कर दो तो ये खुद ही आ जाएगा। इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो तो सेकेंडरी का करंट आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जनरेटर जो है उस तरफ से रिले को जो जा रहा है करंट वो आ रहा है 23.35, और सिस्टम की तरफ से जो जा रहा है वो क्या है 29.85, और ये परसेंटेज रिले है। तो यानी जो रेस्ट्रेंट कॉइल है आपका जनरेटर वाला उसमें 23.35 है, और जो रेस्ट्रेंट कॉइल सिस्टम वाला है उसमें क्या है 29.89। तो डिफरेंस तो है दोनों में। ठीक है, यानी I1 माइनस I2 जो है वो बन रहा है आपके पास, लेकिन मगर वो ये कहता है कि वो कहता है फॉर अ फॉल्ट एट द, अब हमने फॉल्ट की लोकेशन के लिहाज से पहले बात करनी है। ठीक है, तो वो यानी ये इसलिए हम ये जो डिफरेंस अभी फिलहाल हम, क्योंकि परसेंटेज है ना,
तो इसलिए वो परसेंटेज वाइज ये मामला तो डिफरेंस का सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखेंगे फॉल्ट की लोकेशन वाइज। तो फॉल्ट F1 जो है वो जोन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि जब फॉल्ट F1 होगा या इस लोकेशन पे फॉल्ट होगा तो जो CT2 है उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कि जो जनरेटर का जो कंट्रीब्यूशन है ये 23.35 वाला, ये सिर्फ CT नंबर 1 से गुजर के तो ऑपरेटिंग कॉइल में आ जाएगा। लेकिन जब फॉल्ट F2 की लोकेशन पे होगा तो जनरेटर का जो कंट्रीब्यूशन है 23.35 वो आएगा और वो आपका जो है यानी कि दोनों सिटीज में से गुजरेगा और सेम करंट जो है और फॉल्ट F2 तक आएगा। ठीक है, और फॉल्ट F2 जो सिस्टम का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास आ रहा है 29.89। ठीक है, तो फॉल्ट F1 के केस में आपके पास जो है वो ये कहता है कि दैट इज विद इन द डिफरेंशियल जोन ऑफ प्रोटेक्शन, सो द जनरेटर कंट्रीब्यूशन फ्लोज थ्रू ओनली वन सिटी एंड द सिस्टम कंट्रीब्यूशन फ्लोज थ्रू द अदर सिटी, जिससे दोनों का सम नजर आएगा जो है आपका रिले। ठीक है ना, F1 की लोकेशन पे जब फॉल्ट होगा तो जनरेटर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक सिटी से गुजर के आएगा रिले के पास और सिस्टम का कंट्रीब्यूशन दूसरे सिटी से गुजर कर आएगा, तो दोनों सम अप हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सम अप हो जाएंगे। और जब आपके पास फॉल्ट F2 की लोकेशन पे होगा तो दोनों सिटीज में से सेम करंट गुजरेगा 23.35, जिसकी वजह से जो आपका नेट ऑपरेशनल करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी सर 87 फिर मेरे ऑपरेट। ले सर ले पे मेरी ऑपरेट ही नहीं करेगी 87, तो सर जब इन दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो फॉल्ट आउटसाइड द जोन हो जाएगा ना। तो F2 के लिए जो है 23.35 विल पास थ्रू बोथ द सिटीज एंड द ऑपरेशनल करंट विल बी जीरो। यही तो हम चाह रहे हैं कि F2 के लिए रिले ऑपरेट ना करे ना। ठीक हो गया सर। ठीक है, फॉर अ फॉल्ट एट F1 द टोटल करंट वुड बी 23.35 ऑफ द जनरेटर प्लस 29.89 ऑफ द सिस्टम। तो ये आपका टोटल ऑपरेशनल करंट बन जाएगा। तो अब आप देखो ना कि इसकी टॉर्क कितनी ज़्यादा बन जाएगी, ऑपरेशनल टॉर्क जो है। और जो है F2 के लिए सेम करंट फ्लो कर रहा है, लिहाजा आपका ऑपरेशनल करंट तकरीबन जीरो ही होगा। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मे बी सम क्या उसको कहते हैं कि डिफरेंस आए। क्यों नहीं समझ आ रही बात? जी सर आ गई है थोड़ी बहुत। तो ये ये एक्चुअली जो सर हमारा सिस्टम का करंट हमने सर निकाला है, ये आई हाँ सिस्टम हाँ जो निकाला है सेकेंडरी साइड का, ये हाँ हाँ सर ये हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड का करंट है ना, ये बेसिकली आई बिल्कुल सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सिटी के सेकेंडरी का, ये ठीक सिटी की सर। सेकेंडरी का। सर जहाँ यानी कि F2 फॉल्ट हमारा आ रहा है उस साइड का। जहाँ पे फॉल्ट आ रहा है वो प्राइमरी साइड है। जहाँ पे फॉल्ट आ रहा है उधर आपका करंट है 29 किलो एम्पेयर या 29.9 किलो एम्पेयर, और जो करंट आपका रिले के पास जा रहा है वो 29.89 है। जो ठीक सर। जो जनरेटर का कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी की साइड पे वो है 23 किलो एम्पेयर, मगर जो रिले के पास जा रहा है वो 1000 से, जारी बात है कि कंट्रीब्यूट डिवाइड होकर जा ऐसी रहा है, है वो सर। 23.35। ठीक हो ये गया देखे सर। ना, ये उसने कॉमा लगाकर सेकेंडरी लिखा हुआ है इसीलिए ना। ठीक हो गया सर। ठीक है। सर लेकिन जो F2 हमारा फॉल्ट आएगा तो सर फिर हाँ इसके हाँ, लिए सर कौन सी रिले पर हमारी परेड होगी सर? यहाँ तो कोई लगी हुई नहीं, फिर हमें फिर दोबारा यहाँ पे कोई रिले ऐड करनी अब बिल्कुल पड़ेगी बिल्कुल F2 के लिए। जो रिले जो फॉल्ट आपका F2 आ रहा है ना, इसके लिए आपको जो है क्योंकि ये आउट ऑफ जोन फॉल्ट है। अच्छा, अब हाँ, इस केस में ये मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में जो आपकी ओवरऑल रिले है ना 87 ओवरऑल, वो ट्रिप करेगी। ये मैं इसलिए अब कह रहा हूँ क्योंकि हमने वो चैप्टर पढ़ लिया है जो कि ट्रांसफार्मर का चैप्टर है, जिसमें उसने एक की बजाय कई डिफरेंशियल शो किए हैं। यहाँ पर वो समझाने की गर्ज से, और चूंकि ये चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर 8 से पहले, तो वो सिर्फ 87 शो कर रहा है। लेकिन F2 भी जो है ना, अगर मैं अब आपको बताऊं, क्योंकि अब हमें कंसेप्ट तो पता चल गया क्या है,
तो F2 भी जो है ये भी एक 87 में ही कवर की जाएगी और उसको हम ओवरऑल कह देंगे जो। और यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम है ना, अगर इसको हम कंप्लीटली बनाएं तो कई बसेस बन जाती हैं। यानी एक बस सबसे पहले आपकी बनती है जनरेटर की, ये वाली बस है। इसके बाद आपके पास ये ट्रांसफार्मर है और फिर ये उसकी बस है। फिर उसके बाद आगे आप जो है वो ये नेटवर्क है आपके पास जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और या सिर्फ उसको वो एक सोर्स के साथ दिखा रहा है। हालांकि ये नेटवर्क की सारी इंपीडेंस उसने 0.025 से शो कर दी है। ठीक है, ये इस तरह से है। तो अब जो फॉल्ट हुआ है वो एक फॉल्ट आपका यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे हुआ। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा सिंपल 87, यानी इसको आप लोकल 87 कह दें या इसका कोई भी नाम ना रखें, मगर इसको मैं कवर करूंगा फिर 87 ओवरऑल में। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से हम कवर करेंगे, यानी जोन जोन को ही 87 के अंदर ही सेग्रीगेशन या कन्फिग्रेशन की जाएगी ना, यूं ही है। क्योंकि ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ना, ये बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है और अभी तक आप पावर प्लांट से बाहर नहीं निकले। ये जो फॉल्ट आपके पास आया है, ये वाला जो फॉल्ट है, ये अभी आप पावर प्लांट से बाहर नहीं निकले, लिहाजा यहाँ भी 87 ही लगनी है और कोई नहीं लगनी। हाँ, जो फॉल्ट आपका यहाँ नेटवर्क में आएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे 51 लगा सकते हैं करंट मेन रिले बस से के लगा साथ। दें। यहाँ मेन बस के साथ वो जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर 51 आप एक ठीक है रिले सर। लगा सकते हो 51। मगर अप टू ट्रांसफार्मर आपके पास 87 ही लगेगी, अप टू ट्रांसफार्मर। फिर अच्छा, अप टू और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर की अपनी 87 लगी होंगी। ठीक है, मगर जारी बात है उसका एक्सटर्नल फॉल्ट से कोई ताल्लुक नहीं अभी। लेकिन जब हमने स्टडी करना है तो इस 87 के लिए तो ये वाला एक्सटर्नल फॉल्ट ही है ना जी, चाहे वो 87 OA में आ रहा है, मगर इस 87 के लिए ये वाला जो फॉल्ट है वो तो एक्सटर्नली बन जाता है ना। जी सर ऐसे ही। तो ये एक्चुअली बात है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ जी, क्लियर है मोइज, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर, और नहीं सर। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ लो फिर रिकॉर्डिंग में सर अपलोड अस्सलाम करते हैं। वालेकुम। हाँ जी, बात हाँ जी, फाइल। सर ये जो बुक कैसे आप शेयर कर देंगे? हाँ हाँ, क्योंकि ये सर मैंने इसमें आपने काफी मार्किंग और नोट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, तो सर जो आपने पहले शेयर की थी ना वो बिल्कुल हाँ हाँ प्लेन थी। जब यूनिवर्सिटी में हाँ लेक्चर्स लेते थे तब मुश्किल नहीं होती थी क्योंकि हम क्लास में पढ़ रहे होते थे, हाँ तो हाँ अब हाँ काफी हाँ, मुश्किल हो अच्छा रही होती है सिंपल पढ़ने में। अच्छा अच्छा, चले मैं ये वाला ये दोबारा कर दूंगा। जी सर। अच्छा अब वो ऐसा है कि ये कमेंट्स तो हैं, ये तो स्टोर्ड ही हैं, ये वाले जो कमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं ना, ये स्टोर्ड ही हैं। लेकिन ये जो हाईलाइटिंग है ना, ये मे बी स्टोर्ड आपको ना मिले, क्योंकि अभी तक मैंने, जब मैं बंद करता हूँ ना PDF का, तो वो मेरे से पूछता है कि आपने सेव करना है, तो मैं उसको अनसेव कर देता हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाईलाइटिंग ही सिर्फ हुई होती है। मैं कमेंट तो आपके साथ नहीं है इसमें ऐड कर रहा। तो ये वाला वर्जन मैं बिल्कुल दोबारा अपलोड कर दूंगा, मगर हाईलाइटिंग शायद ना मिले, कमेंट्स आपको ये मिल जाएंगे सारे दोबारा। ओके सर। हाँ, आपको तो कमेंट्स ही चाहिए ना एक्चुअली ज़्यादा तो। यस सर, बाकी तो कमेंट्स ही हाँ, चाहिए। जी बाकी तो ये है ना कि रिकॉर्डिंग में है तो वहाँ से देख के आप अपने पास भी हाईलाइट कर सकते हो। तो फॉर कमेंट्स बिल्कुल मैं इसको दोबारा अपलोड कर दूंगा, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, तो चलो ठीक है फिर। अब तो ईद के बाद ही मुलाकात होगी आप लोगों से। नहीं, हाँ, लैब है आपकी सैटरडे को। वो तो छुट्टियां ओके जो हैं वो सर। तो 15 से हो रही हैं, जी 10 से, जो मंडे है या बहरल। तो लैब तो हमारी होगी, चलें लैब में होती है। चलो ठीक है फिर, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। सर, वो मेट के मार्क्स ना अपलोड कर देना हाँ सर। हाँ, मिड के मार्क्स यार मैं कर रहा हूँ चेक, जैसे ही चेक हो जाता है तो आई विल अपलोड। ओके सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।